कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अयान ने जैसे ही एहसास का सवाल सुना, अचानक से उसकी हंसी छूट गई और उसे हंसते हुए देख एहसास के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। अयान ने जल्दी से खुद को कंट्रोल किया और बोला, मैं क्या करूं, तेरी बात ही ऐसी थी कि मुझे हंसी आ गई। तू भी यार कैसे सवाल कर रहा है। उस निष्कर्ष की फ़ोटो मैं अपने पास क्यों रखूँगा? वो कौन सा साला मेरी गर्लफ्रेंड थी जो मैं उसे बार बार देखूँगा या फिर उसे चूमता रहूँगा? उसकी फ़ोटो छोड़, मैं तो उसकी शक्ल भी भूलना चाहता हूँ। इतनी गंदी शक्ल और इतनी गंदी अक्ल का इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। साला मेरा मन तो करता है दिव्या और उसको दोनों को सूली पर लटका दूँ। अभी वो बोल ही रहा था कि एहसास गुस्से से बोला, मैंने तुझसे एक सिंपल सा सवाल किया जिसका जवाब तुझे सिंपल से तरीके में देना था, लेकिन नहीं, तू कहाँ सिंपल बातें करेगा। तुझे तो आड़ी टेढ़ी बातें करनी है, लेकिन मुझे तेरी आड़ी टेढ़ी बातों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मुझे चुपचाप बता कि तेरे पास निष्कर्ष की फ़ोटो है या नहीं। अयान अब एक गहरी सांस लेकर बोला, फ़ोटो तो मैं कहीं से निकाल दूंगा, लेकिन ये बता कि तुझे वो फ़ोटो क्यों चाहिए। एहसास अब अपनी जगह से उठा और बोला, मैं तुझे गाली नहीं देना चाहता, इसलिए तू खुद से ही अपने लिए एक गंदी सी गाली सोच ले और पूरा दिन खुद को देता रह और उसका क्रेडिट फिर तू मुझे देना, बदतमीज़ कहीं का। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी अयान भी अपनी जगह से उठा और बोला, यार मेरे पास है उसकी फ़ोटो। मेरे पास फ़ोटो नहीं है, लेकिन उसका सोशल अकाउंट है मेरे पास। वहाँ पर उस कमीने की ना सिर्फ फ़ोटो है, वीडियो भी है। अगर तुझे देखना है तो बेशक से डाउनलोड मार कर देखता रहे, मुझे क्या ही लेना देना। एहसास उसकी बात सुनकर रुक गया। अयान ने जल्दी से अब अपना लैपटॉप ऑन किया और उस पर निष्कर्ष का सोशल अकाउंट चलाया और फिर लैपटॉप को एहसास की तरफ घुमा दिया तो एहसास ने एक नज़र लैपटॉप को देखा और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। अयान उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोला, तू ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है? साला तेरा इस पर दिल तो नहीं आ गया? कहीं तेरे शौक तो नहीं बदल गए? अगर ऐसा है तो बता दे। एहसास उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुस्कुराते हुए बोला, तू इससे बदला लेना चाहता है ना? इन्होंने जो तेरे साथ किया, तू चाहता है ना कि ये टॉर्चर हो? अयान तुरंत बोला, टॉर्चर? मैं तो चाहता हूँ कि कोई इसकी जान निकाल ले। एहसास ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, बस समझ कि तेरी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है, क्योंकि अब मैं सिर्फ इन्हें टॉर्चर नहीं करूँगा, इन्हें बताऊँगा कि एहसास अरोड़ा चीज़ क्या है। अयान जल्दी से बोला, चीज़ तो वो मस्त है, लेकिन ये बता कि तेरा इससे क्या पंगा है? जहाँ तक मैं जानता हूँ तू तो इन लोगों को जानता भी नहीं, तो फिर तू इन्हें क्यों टॉर्चर करेगा? एहसास हल्का सा पीछे की तरफ हटा और बोला, क्योंकि इन्होंने मेरी जान को तकलीफ़ दी है और जिन्होंने मेरी जान की आंखों में आंसू लाए हैं, अगर उनकी आंखें मैंने अपने हाथों से बाहर ना निकाल ली तो मैं भी एहसास अरोड़ा नहीं। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ निकल गया और अयान उसे देखता ही रह गया। वहीं एहसास बाहर आया और बाहर आते ही उसने राहुल को कॉल किया। राहुल ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, एहसास जल्दी से बोला, मुझे अयान के फ़ोन कॉल की हिस्ट्री चाहिए। उसमें निष्कर्ष और दिव्या नाम से 2 नंबर होंगे। उन 2 नंबर्स की तुम्हें सिर्फ डिटेल्स नहीं लानी है राहुल, तुम्हें उन दोनों को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आना है। राहुल उसकी बात सुनकर एकदम हैरान रह गया था। वो जल्दी से बोला, लेकिन क्यों? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एहसास बोला, तुम्हारी औकात है क्या मुझसे सवाल करने की? उसकी ये बात सुनकर राहुल समझ गया था कि एहसास बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो गुस्से में ही इस तरह की बातें करता है, वरना वो हमेशा बहुत ज़्यादा पोलाइट रहता है। वो जल्दी से बोला, ठीक है सर, मैं अभी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और इन दोनों को आपके पास लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनते हुए ही एहसास ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। वो अब लिफ्ट से नीचे उतरते हुए बोला, अब तो तुम दोनों की खैर नहीं। अब तक मैं तुम्हें जानता नहीं था कि तुम कौन हो, कहाँ हो, लेकिन अब तो बेशक से तुम पाताल लोक में जाकर छुप जाओ। अगर तुम दोनों को मैं तुम्हारी गर्दन से खींचते हुए खुद तक नहीं लेकर आया तो मैं भी कुछ नहीं। कुछ ही देर में एहसास अरोड़ा इंडस्ट्रीज पहुंच चुका था। फिलहाल उसके काम में मन तो नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बार बार निष्कर्ष और दिव्या के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसका काम करना ज़रूरी था।
इसलिए वो किसी तरह काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर अचानक ही वो अपनी चेयर पर पीछे की तरफ होकर बैठा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, जब मेरे पास मेरा सुकून है तो मुझे इतना बेचैन होने की क्या ज़रूरत। ये बोलते हुए उसने अपने लैपटॉप से रूहानी को वीडियो कॉल लगाया। वही रूहानी जो रूम में बैठी थी जब से उसने शकुंतला जी के फ़ोन पर 365 वेब सीरीज़ की वीडियो देखी थी। उसकी तो सांसें ही नॉर्मल नहीं हो रही थी, नीचे जाना तो दूर की बात, वो तो बेड से भी नीचे नहीं उतर रही थी। और अब अचानक से ही बेड पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजने लगा तो उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा। सामने एहसास की वीडियो कॉल आते हुए देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉल रिसीव करे या ना करे, लेकिन जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होने को आया उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और फिर फ़ोन अपने सामने कर अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। एहसास उसकी सदा पर मुस्कुराया और बोला, जब मेरी तरफ देखना ही नहीं और मुझे खुद का चेहरा देखने नहीं देना तो फिर कॉल रिसीव करने का क्या मतलब बनता है रूह। उसकी बात पर अब रूहानी अपनी नज़रें इधर उधर चुराने लगी थी। एहसास हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मेरी तरफ देखो ना रूह। उसके कहने पर अब रूहानी ने हल्का सा अपनी नज़रों को ऊपर की तरफ उठाया और फिर एहसास को देखते हुए जैसे एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई। एहसास भी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है रूह, बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही है। उसकी बात पर अब रूहानी भी परेशान होने लगी, पता नहीं क्यों, लेकिन एहसास की परेशानी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी परेशान कर रही हो। वो धीमे से बोली, काम को लेकर टेंशन में हैं क्या आप? एहसास ने अपना चेहरा ना में हिलाया। रूहानी ने चौंकते हुए पूछा, तो क्या घर की कोई टेंशन? एहसास ने एक बार फिर से अपना चेहरा ना में हिलाया। रूहानी अब धीमे से बोली, किसी दोस्त के साथ लड़ाई हुई है क्या? एहसास ने एक बार फिर से अपना चेहरा ना में हिलाया। रूहानी अब परेशान होते हुए बोली, तो फिर बात क्या है? ऐसे तो कोई यूं ही परेशान नहीं होता है, कोई तो बात होगी ना। एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी रूह? रूहानी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखती रही। एहसास मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें मुझ में और निष्कर्ष में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी? उसके इस सवाल पर रूहानी की सांसें सच में एक पल के लिए थम गई थी। आज तक उसने सिर्फ निष्कर्ष को प्यार किया था, हमेशा उसके बारे में सोचा था। एहसास को वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी। एहसास बेशक से उसके नज़दीक आता, लेकिन उसे अभी भी कहीं ना कहीं निष्कर्ष याद आता था। लेकिन अब जब एहसास ने ही उससे निष्कर्ष की याद दिलाई तो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो एहसास की बातों का क्या जवाब दे। निष्कर्ष वो इंसान जिसे उसने हर हद तक प्यार किया और एहसास वो इंसान जो खुद उसे हर हद तक प्यार करता था। वो इस सवाल का जवाब दे नहीं पा रही थी तो एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक काम करो, तुम कुछ वक्त के लिए आराम करो रूह, मैं भी अपना काम करता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और अपना सर पीछे सीट से टिका लिया था। उसे अपने दिल में एक तकलीफ सी महसूस हो रही थी। रूहानी का जवाब ना देना ही उसे एक जवाब लग रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे रूहानी पर गुस्सा आ रहा था। रूहानी की जो मेंटल स्टेट थी, ऐसे में वो भला कैसे ही एहसास को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले। लेकिन एहसास को हर्ट हो रहा था। एहसास ने तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था, लेकिन रूहानी अब बेचैन होने लगी थी। हालांकि वो निष्कर्ष से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसे एहसास के लिए बुरा लग रहा था। वो एहसास को कुछ कहना चाहती थी, उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन एहसास ने तो कॉल ही कट कर दिया था। ऐसे में अब वो क्या ही करती, पर जब वो खुद को रोक नहीं पाई तो उसने एहसास का नंबर डायल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एहसास अब अपना फ़ोन टेबल पर छोड़कर अपने केबिन से बाहर निकल चुका था। उसकी एक मीटिंग थी, हालांकि उस मीटिंग में अभी 5-7 मिनट बाकी थे, लेकिन एहसास का मूड हद से ज़्यादा ऑफ था तो वो खुद को कंट्रोल करने के लिए मीटिंग रूम में आ गया था, ताकि अभी रूहानी के साथ उसकी जो बात हुई वो उसे भूल सके। वहीं रूहानी बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसने 2-3 बार एहसास को कॉल लगा लिया था, लेकिन जब एहसास ने कॉल रिसीव नहीं किया तो अब वो अपनी जगह से उठी और फिर सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई।
नीचे आकर उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। उसे अरोड़ा इंडस्ट्रीज जाना था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे कहे और क्या कहे। इसलिए वो अब बाहर की तरफ आई और फिर एक ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप मुझे अरोड़ा इंडस्ट्रीज ले चलेंगे? वो ड्राइवर तुरंत बोला, हाँ क्यों नहीं मेम साहब, आप बैठिए गाड़ी में, मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद ही वो अरोड़ा इंडस्ट्रीज पहुंची और रूहानी सीधा एहसास के केबिन में आई। लेकिन एहसास अपने केबिन में नहीं था। उसने राहुल से एहसास के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एहसास तो मीटिंग रूम में है और उसे तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। राहुल की बात सुनकर रूहानी का चेहरा मायूस हो गया। वो धीमे से बोली, ठीक है, मैं यहीं उनके केबिन में बैठकर उनका इंतज़ार कर लेती हूँ। ये बोलकर वो चुपचाप एहसास के केबिन में वापस गई और फिर वहाँ सामने लगे हुए सोफे पर बैठ गई। वहीं राहुल तुरंत मीटिंग हॉल में चला गया था, जहाँ पर एहसास सामने प्रोजेक्टर की तरफ देख रहा था और वो मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। लेकिन राहुल जानता था कि रूहानी से बढ़कर एहसास के लिए इम्पॉर्टेंट फ़िलहाल कुछ भी नहीं। इसलिए वो एहसास की तरफ आया और जैसे ही उसने एहसास को बताया कि रूहानी उसके केबिन में बैठी है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। ये बोलकर वो तुरंत मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया। वहाँ बैठे सभी लोग एहसास की तरफ देखते रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वहीं एहसास अब तेज कदमों से अपने केबिन में आया और आते ही उसकी नज़र रूहानी पर गई, जो सोफे पर बैठी हुई थी। वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ? वहीं रूहानी भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो एहसास से क्या कहे। कहना तो वो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे। वो अपनी जगह से उठी और बोली, वो मैं यहाँ पर। इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। एहसास ने अब उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताओ रूह, कुछ हुआ है क्या? उसकी बात पर रूहानी ने अपना चेहरा ना में हिलाया। एहसास ने एक बार फिर से पूछा, तो फिर तुम यहाँ कैसे आई? आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ आने पर, लेकिन तुम्हारी तबीयत सही नहीं थी बच्चा, तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था रूह, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। रूहानी मायूसी से बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा एहसास। एहसास कुछ बोलने को हुआ, लेकिन फिर अचानक से रुक गया। आज रूहानी ने उसे एहसास सर नहीं बल्कि सिर्फ एहसास कहकर बुलाया था। उसके एक्सप्रेशंस भी बहुत अलग थे। अचानक ही रूहानी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोली, मेरा मेरा सिर दर्द हो रहा है एहसास, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये बोलते हुए जैसे वो ढीली पड़ने लगी थी और एहसास ने उसे संभालता उससे पहले ही वो खुद ही एहसास की बाहों में झूल गई। तो एहसास का जैसे दिल ही निकलने को हो गया। उसने जल्दी से उसे पूरी तरह अपनी बाहों में समेटा और बोला, क्या हुआ तुम्हें रो? प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब सिर दर्द हो रहा था तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी रो? मुझे फ़ोन कर देती, मैं आ जाता तुम्हारे पास। ये बोलते हुए उसकी आंखों में भी नमी तैर गई थी। वो जल्दी से रूहानी को नीचे पार्किंग एरिया में लेकर आया और फिर उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए ले गया। इस वक्त वो इतना ज़्यादा बेचैन हो रहा था कि वो डॉक्टर का इंतज़ार भी नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर रूहानी का चेकअप कर रहे थे। ये वही डॉक्टर थे जो एहसास के फैमिली डॉक्टर थे। उन्होंने रूहानी का अच्छे से चेकअप किया और फिर एहसास की तरफ देखते हुए बोला, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है और ना ही कोई वीकनेस है और ना ही कोई और प्रॉब्लम, लेकिन मेंटली प्रॉब्लम अभी भी वही है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, जैसा कि उनके केस में हम दोनों को पता है। शायद अब इन्हें खुद भी ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, इसलिए इनका सिर इस तरह से दुख रहा है। क्या आपने उनके साथ कोई ऐसी बात की थी जिससे ये अपने दिमाग पर लोड लें? डॉक्टर की बात सुनकर एहसास को याद आया कि उसने रूहानी से सवाल किया था और शायद इस सवाल का जवाब देना रूहानी के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया कि वो इतना स्ट्रेस ले गई, जो उस पर इस तरह से इफ़ेक्ट करने लगा। उसने अपना चेहरा हामी हिला दिया। डॉक्टर ने अपना चेहरा अपना में हिलाया और बोले, आपको ये नहीं करना है मिस्टर अरोड़ा,
क्योंकि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पागल है या कुछ और, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये हर चीज़ को समझती हैं, इन्हें सब पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन इन्हें अपने इमोशंस समझ नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा कंट्रोल रखना होगा और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन भी रखना होगा, तभी ये जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएंगी। अगर इनका दिमाग एक बार उस शिकंजे से बाहर आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिर तो ये वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगी और उसके बाद बेशक से आप इन्हें कुछ भी कहिए या फिर इनसे कुछ भी पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन्हें। एहसास ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी नज़रें रूहानी पर थी जो सामने बेड पर अभी भी बेहोश लेटी हुई थी। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर बोले, खैर इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा, आप इनका ख्याल रखिएगा। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और एहसास अपनी जगह पर खड़ा रहा। वो रूहानी के पास आया और बोला, मैं खुद को कंट्रोल रखना चाहता हूँ रूह, मैं तुम्हें ज़रा सी भी टेंशन नहीं देना चाहता मेरी जान। मैं तुम्हें क्यों टेंशन दूंगा जब तुम्हें यूं देखकर मुझे खुद को इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मैं पागल हो रहा हूँ। मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हें इस हाल में देखकर, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर पाता खुद को कंट्रोल। पर आई प्रॉमिस अब मैं तुम्हें कोई टेंशन नहीं दूंगा, तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं लेने दूंगा। बहुत प्यार करूँगा तुम्हें और मैं जानता हूँ जब भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तुम सामने से रिस्पॉन्स नहीं देती हो, लेकिन तुम खुश होती हो, मुझे तुम्हारे चेहरे पर खुशी झलकती नजर आती है। ये बोलते हुए उसने रूहानी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था और बार बार उसे चूम रहा था। उसके होठ कभी रूहानी के माथे पर आते तो कभी उसकी आंखों पर और कभी उसके गालों पर, और अब उसके लबों को चूमने ही वाला था कि रूहानी की पलकें फड़फड़ाने लगी। एहसास एक पल के लिए रुक गया और अब रूहानी ने भी पूरी तरह से अपनी आंखों को खोल दिया था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एहसास को देख रही थी और एहसास उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसने बड़े ही प्यार से रूहानी के लबों को चूम लिया और बोला, डरा देती हो तुम रूह, जान निकल जाती है तुम्हें ऐसे देखकर, और तुम हो कि जानबूझकर मेरी जान निकालती हो। रूहानी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसे अभी भी वो सवाल परेशान कर रहा था जो एहसास ने उससे पूछा था। एहसास अब ऊपर की तरफ उठा और बोला, मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगा रूहानी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। एहसास ने पलटकर उसकी तरफ देखा। रूहानी उसे देखते हुए बोली, आपने मुझसे एक सवाल किया था ना एहसास। एहसास का दिल जोरों से धक धक करने लगा और एहसास को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रूहानी से जवाब सुनना भी चाहता था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि अगर रूहानी का जवाब कुछ ऐसा हुआ जो वो सुन नहीं पाया तो, इसलिए वो जल्दी से रूहानी को कुछ बोलने से रोकते हुए बोला, अभी तुम फिलहाल चुप रहो रो, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कहोगी, अभी मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। डॉक्टर आकर तुम्हारा एक बार चेकअप करेंगे और उसके बाद अगर तुम पूरी तरह से ठीक हुई तो हम घर चलेंगे। घर जाकर ही अब हम कोई बात करेंगे। उसकी बात पर रूहानी ने भी अपना चेहरा हामी हिला दिया। एहसास डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर की तरफ जा ही रहा था कि तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अंदर की तरफ आए। वो रूहानी को देखकर मुस्कुराए और फिर उसका चेकअप करने लगे। अभी फ़िलहाल रूहानी पूरी तरह से ठीक थी। वो एहसास की तरफ देखते हुए बोले, मिसेज़ अरोड़ा बिल्कुल ठीक है मिस्टर अरोड़ा, लेकिन उन्हें आपके खास ख्याल की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मेरी बातों पर ज़रा गौर कीजिएगा। आप इन्हें अब वापस घर लेकर जा सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखें और प्रॉपर रेस्ट करें। एहसास ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। एहसास अब रूहानी को घूरते हुए बोला, डॉक्टर की बात सुनी है ना तुमने? रूहानी ने मासूमियत से अपना चेहरा हाँ में हिलाया। एहसास एक बार फिर से बोला, तो क्या अब मुझे शिकायत का मौका मिलेगा? रूहानी ने इस बार अपना चेहरा ना में हिला दिया। एहसास अब उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, जब तुम तकलीफ़ में होती हो तो मुझे उस तकलीफ़ से भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है रूह। अपने लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा अपना ख्याल रखना। रूहानी भी उसकी बातों में और उसकी आंखों में खोई हुए ही बोली, मुझे अपना ख्याल रखने की ज़रूरत ही क्या है एहसास, आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि अब मेरी तो आदत ही छूट गई है अपना ख्याल रखने की।
उसकी इस बात पर एहसास एक बार फिर से मुस्कुराने लगा और बोला, तो बस फिर तो अब तुम भूल ही जाओ खुद को। बस ये समझ लो कि तुम मेरी हो और मैं अपना और अपनी रूह का ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगा। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। तभी वार्ड का दरवाज़ा एक बार फिर से खुला तो वो दोनों अपनी सेंस में वापस लौटे। नर्स अंदर की तरफ आई थी। उसने एहसास को एक दवाई दी और बोली, आप ये पेशेंट को दे दीजिएगा, उनके लिए काफ़ी अच्छी है। ज़्यादा नहीं, बस मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह है, इन्हें लेकर इन्हें बेटर फील होगा। एहसास ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वो नर्स वहाँ से चली गई। एहसास अब एक बार फिर से रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुमने मुझे ये दवाई लेने से मना किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रूहानी ने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया। एहसास मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले और फिर वापस अरोड़ा मेंशन के लिए निकल गए। एहसास उसे अंदर लेकर आया तो शकुंतला जी जो सामने सोफे पर बैठी थी वो तुरंत बोली, क्या बात है, आज तक तो तू शाम से पहले घर नहीं आता था, लेकिन आजकल तो तेरा डेली रूटीन काफ़ी बदल गया है। पता ही नहीं चलता कब घर आ रहा है और कब घर से बाहर जा रहा है। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा अनरोमांटिक हैं कि उन्हें रोमांटिक मूवी दिखाओ तो वो तरह तरह के मुंह बनाते हैं, जैसे पता नहीं मैंने उन्हें कौन सा सांप दिखा दिया। उनकी बात सुनकर रूहानी को वो पल याद आने लगा जब उसने 365 का वो सीन देखा था। उसने तुरंत अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया और एहसास को जब शकुंतला जी की बातें कुछ समझ में आईं तो वो तुरंत बोला, आपने रो को कोई मूवी दिखाई थी? शकुंतला जी झट से बोली, लेकिन उसने देखी कहाँ, ये तो पहला सीन देखकर ही भाग गई। एहसास ने अब जल्दी से पूछा, कौन सी मूवी दिखाई थी आपने मेरी रूह को? उसके सवाल पर शकुंतला जी कोई जवाब देती उससे पहले ही रूहानी उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, मुझे मुझे ऊपर जाना है, प्लीज़ मुझे ऊपर ले चलिए ना एहसास। मुझे मुझे थकावट सी महसूस हो रही है। आई नो मेरी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक है, लेकिन पता नहीं कैसे चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा। एहसास उसे शक भरी निगाहों से देख रहा था। उसने तुरंत पूछ लिया, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? उसके इस सवाल पर तो जैसे रूहानी की सांस ही अटकने लगी। उसे तो डर लग रहा था कि कहीं शकुंतला जी कुछ बोल ना दें। वो नहीं चाहती थी कि एहसास को पता चले कि उसने कौन सी मूवी देखी। शकुंतला जी को तो पता नहीं, लेकिन मूवी का नाम सुनकर एहसास रूहानी के बारे में क्या सोचेगा, ये सोच सोच कर ही उसे डर लग रहा था। एहसास कुछ पल यूं ही रूहानी को देखता रहा और रूहानी के चेहरे पर जब हद से ज़्यादा परेशानी झलकने लगी तो उसने रूहानी को अपनी गोद में उठा लिया। शकुंतला जी तुरंत बोली, रोमांस देखने से प्रॉब्लम है, लेकिन रोमांस करने से प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ, तुम दोनों करो रोमांस, भर भर कर करो। मैं तो कहती हूँ इस घर के हर एक कोने में जाकर तुम दोनों रोमांस करो। अभी वो बोल ही रही थी कि एहसास इरिटेट होते हुए बोला, वो स्टॉप इट दादी, कभी अपना ये रोमांटिक लेक्चर छोड़कर कोई रिलीजियस बात भी कर लिया कीजिए। मूवीज़ और वेब सीरीज को छोड़कर आप कभी किसी तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं चली जाती? शकुंतला जी मुँह बनाते हुए बोली, बस इस उम्र में तुम मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दे, घुटने मेरे चलने लायक नहीं है और तू चाहता है कि मैं 100 किलोमीटर पैदल चलकर जाऊं? एहसास मुँह बनाते हुए बोला, पैदल आपसे चला नहीं जाता, लेकिन जुबान आपकी बहुत चलती है। और खबरदार अगर आपने मेरी रूह को कोई ऐसी वैसी मूवी दिखाई तो। अभी वो बोल ही रहा था कि रूहानी ने अब हल्का सा उसके सीने पर टच किया और धीमे से बोली, प्लीज़ ऊपर ले चलिए ना, या फिर यहीं पर खड़े रहना है तो नीचे तो उतार दीजिए गोद से, सब लोग देख रहे हैं हमें। ये बोलते हुए उसकी नज़रें मुस्कान और मानसी जी पर थी जो शकुंतला जी और एहसास की जुगलबंदी का मज़ा ले रही थी। वो तुरंत बोला, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा सोचने की। और रही बात तुम्हें गोद से नीचे उतारने की, तो मैं क्यों उतारूं? हाँ, डरता हूँ क्या मैं किसी से? ये बोलते हुए उसने तिरछी नज़रों से शकुंतला जी को देखा और फिर रूहानी को लेकर ऊपर की तरफ चला गया। रूहानी पूरी तरह से उसकी गोद में सिमटी हुई थी। एहसास उसे लेकर बिस्तर पर आया और उसे अच्छे से लिटाते हुए बोला, बताओ क्या खाओगी? रूहानी ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया, लेकिन तभी उसकी नज़र एहसास के सख्त चेहरे पर गई तो वो जल्दी से बोली, एप्पल, एप्पल खा लूँगी।
एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गुड गर्ल। ये बोलकर उसने नीचे किचन में कॉल करके रूहानी के लिए एप्पल भेजने को बोल दिया था। कुछ ही देर में अब रूहानी बेड पर बैठी एप्पल खा रही थी और एहसास बालकनी में खड़ा था। वो अपने फ़ोन पर किसी से मैसेज में बात कर रहा था। उसके पास निष्कर्ष की ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी, उसकी प्रेजेंट लोकेशन भी और उसके पर्सनल नंबर के साथ साथ फ़िलहाल उसके ज़िंदगी में क्या क्या कांड हो रहा है वो सब उसे पता चल चुका था। और इतना तो कन्फर्म था कि रूहानी को बर्बाद करने के बाद निष्कर्ष भी कुछ खास खुश नहीं था। उसकी ज़िंदगी के भी लंबे लगे हुए थे, क्योंकि वो पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ था और लोगों से छुप रहा था। एहसास ने पलट कर एक नज़र रूहानी की तरफ देखा। वो निष्कर्ष के पास जाना चाहता था, लेकिन रूहानी को छोड़कर कैसे जाए, ये सोचकर उसने फ़िलहाल निष्कर्ष के पास जाने का प्लान ड्रॉप किया और फिर रूहानी के पास जाकर बोला, बाहर गार्डन एरिया में चलें क्या? रूहानी तुरंत बोले, सुबह से शाम हो गई है और आप सुबह से मेरे साथ हैं। क्या आपको वापस ऑफिस नहीं जाना था क्या? अब तो ऑफिस आवर्स भी ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन आपका कोई ज़रूरी काम अगर पेंडिंग हुआ तो? एहसास मुस्कुराया और बोला, यू नो वाट, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इतनी भी ज़बरदस्ती नहीं करता। तुम्हें गोद में उठाना और कहीं लेकर जाना, ये सब कुछ सिर्फ मेरी तरह से तो नहीं होता रूह। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना होता तो तुम सीधा सीधा बेड से नीचे उतरती और मेरे साथ चल देती, लेकिन नहीं, तुम तो चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाऊं। इसलिए हाँ या ना करने की बजाय इधर उधर के जवाब देती हो। सीधा सीधा बोल दिया करो ना रूह कि एहसास अपनी गोद में उठाकर कहीं भी ले चलो, मैं ले चलूँगा। ये बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर रूहानी शॉक्ड हो गई। सच में उसके ऐसे कोई इरादे नहीं थे। वो जल्दी से अपनी गर्दन पर चिकोटी काट कर बोली, आप गलत समझ रहे हैं एहसास, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मुझे अपनी गोद में उठाएं। मैं तो खुद अपने पैरों से चलना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे बार बार गोद में उठा लेते हैं तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाती। पर अब मैं खुद से चलूँगी। वैसे भी हमें नीचे जाना है और जब सब लोग मुझे आपकी गोद में देखते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जिसे आप सारा दिन गोद में लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं और लोग हमें देखते रहते हैं। ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठ गई। एहसास मुस्कुराते हुए बोला, देखते हैं तो देखते रहें, और हाँ, मेरे लिए तुम बच्ची ही हो तो क्यों, बच्चों की तरह ही तो ट्रीट करूँगा ना रूह। ये बोलकर उसने अब रूहानी को अपनी गोद में ही उठा लिया था। रूहानी बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो उसे लेकर बाहर की तरफ आया और फिर सीधा गार्डन एरिया में आ गया। अभी भी फिलहाल हाल में मानसी जी और मुस्कान के साथ शकुंतला जी बैठी थीं। जब उन्होंने उन दोनों को यूं देखा तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रूहानी बाहर गार्डन में अपने पैरों को फैलाकर बैठी हुई थी और एहसास ने उसकी गोद में अपना सर रखा हुआ था। वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। फिलहाल शाम का वक्त था तो मौसम भी बहुत ज़्यादा खिला हुआ था। जैसे ही एहसास ने अपना सर रूहानी की गोद में रखा, रूहानी का हाथ खुद ब खुद एहसास के सिर पर आ गया और वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी। एहसास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कुछ अपने बारे में बताओ ना रूह। तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, तुम्हें स्टडी कहाँ पर की, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा शौक, तुम्हारी आदतें। रूहानी फीका सा मुस्कुराई और बोली, मुझे कुछ पता ही नहीं। एहसास हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या बात हुई, तुम्हें अपने बारे में ही नहीं पता रूह? रूहानी की आंखों में नमी तैर गई और उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया। लेकिन नीचे ही एहसास था तो वो उसकी आंखों में आंसू बहुत अच्छी तरह से देख सकता था। उसने रूहानी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, खबरदार, अगर तुम रोई तो ठीक है, अपने बारे में कुछ मत बताओ, बस इतना बताओ कि मेरे साथ तुम्हें कैसा लगता है। उसके इस सवाल पर अब रूहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लौट आई। बेशक से वो कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसका वो मुस्कुराना ही बता देता था कि एहसास के साथ उसे अच्छा तो लगता है। वो धीमे से बोली, अच्छा लगता है? एहसास ने तुरंत पूछा, अच्छा या फिर बहुत अच्छा? रूहानी ने अब एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत अच्छा। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ हल्की सी लड़खड़ाई।
उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और वो अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। एहसास ने अब एक बार फिर से पूछ लिया, बहुत अच्छा या फिर बहुत बहुत अच्छा। उसकी बात पर अब रूहानी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो जल्दी से अपना चेहरा घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगी। एहसास ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, तुम मेरे सवाल से बच नहीं सकती हो रूहानी अब हल्का सा कांपती हुई आवाज़ में बोली, मैं अनाथ हूँ। एहसास जो कुछ बोलने वाला था वो एकदम से रुक गया। रूहानी की आंखों से आंसू गिरकर अब एहसास के गाल पर आया। रूहानी एक बार फिर से बोली, मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है एहसास, क्योंकि मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं। जब होश संभाला तो इतना पता चला कि मेरा परिवार वो है जो मेरे साथ अनाथ आश्रम में रहता था। बहुत सारे बच्चे और कुछ बड़े बुजुर्ग भी। और फिर धीरे धीरे मैं और बड़ी हुई तो दुनियादारी समझने लगी। बच्चों को तो अनाथ आश्रम में फ्री में कुछ भी मिल जाता था, लेकिन बड़ों से कीमत वसूली जाती थी। और पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया कि वो खूबसूरती मेरी ही दुश्मन बनने लगी थी। आश्रम में काम करने वाले लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते थे और मैं हमेशा उनकी नज़रों से बचने की कोशिश करती थी। फिर एक दिन मैंने फैसला लिया कि मैं आश्रम छोड़ दूंगी और इंडिपेंडेंट बनूंगी। मैंने जॉब करना शुरू किया, लेकिन मुझे पता चला कि जो दुनिया आश्रम में है वही दुनिया तो बाहर भी है ना। जॉब करते वक्त बहुत सी प्रॉब्लम आई है एहसास। लोग वहाँ पर भी गंदी गंदी नज़रों से देखते थे, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में निष्कर्ष आई। उन्होंने मुझे सबकी नज़रों से बचा लिया था। वो बहुत अच्छे थे और इसलिए मैं उनसे बहुत प्यार करती। ये बोलते हुए वो एकदम से रुक गई। उसका सर जोरों से दर्द होने लगा था और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था। वहीं एहसास की आंखें भी गहरी लाल थी, जो वो नहीं सुनना चाहता था। रूहानी उसे वही बता रही थी, लेकिन जब उसने रूहानी के बदलते हुए एक्सप्रेशंस देखे तो वो तुरंत उसकी गोद में से उठा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वैसे ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। पता है मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, बहुत डर। इतना डर कि जब मैं छोटा था तो अंधेरे की वजह से कई बार तो मैं बीच में सूसू। ये बोलते बोलते वो एकदम से रुक गया। वहीं उसकी बात पर रूहानी फीका सा मुस्कुराई। वो निष्कर्ष की बात करते हुए जैसे एकदम सदमे में जा रही थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा ठीक हो रही थी। उसकी आंखों के सामने से वो धुंधलापन भी हटने लगा था और जब एहसास ने उसके एक्सप्रेशंस देखे तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसे ना ही अंधेरे से डर लगता था और ना ही कुछ। वो तो बस रूहानी का ध्यान भटकाने के लिए यूं ही बोल रहा था। वो अब एक बार फिर से बोला, और तुम्हें पता है मुझे दही पुलाव बहुत पसंद है, राजमा चावल भी बहुत पसंद है। वैसे तो मैं ज़्यादातर इटालियन फूड और डाइटिंग वाला फूड लेता हूँ, लेकिन मुझे इंडियन फूड में छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हम दोनों की शादी हो जाएगी ना रूह, तब तक तुम मुझे पहली रसोई में अपने हाथों से छोले भटूरे बनाकर खिलाओगी ना। उसकी बात सुनकर रूहानी उसकी तरफ देखती रह गई। उसका दिल एक बार फिर से धक धक करने लगा था। एक तरफ दिमाग में निष्कर्ष का नाम गूंज रहा था, तो दूसरी तरफ दिल एहसास की बातों से गुदगुदा रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और एहसास उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब उसने एक बार फिर से कहा, और हाँ, साथ में मूंग दाल का हलवा भी बनाना, मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो तुम जो भी मीठे में बनाओगी मैं वही खा लूँगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मीठा जो होगा, लेकिन मूंग दाल का हलवा होगा तो मज़ा आ जाएगा। ये बोलते हुए उसने अपनी जीभ को बाहर निकाला और अपने होठों पर गोल घुमाया तो रूहानी उसकी तरफ देखती रह गई। सच में कुछ कुछ होने लगा था। ये वही ख्वाब था जो वो हमेशा निष्कर्ष से शादी करने से पहले देखती थी, लेकिन शादी के बाद ये ख्वाब पूरे ही कहाँ हुए। पर अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर से वो ख्वाबों को जी सकती है। एहसास एक बार फिर से बोला, वैसे तो चाहे तो अभी भी तुमसे कुछ भी बनवा सकता हूँ रो, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम अच्छे से आराम करो, बस मुझे यूं अपनी गोद में लेकर बैठी रहा करो और मेरे बालों को सहलाती रहो। ये बोलते हुए उसने अपना सर वापस रूहानी की गोद में रख दिया था और उसका हाथ भी अपने बालों पर रख दिया था। रूहानी एक बार फिर से उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगी थी और अब ना एहसास ने कुछ कहा और ना ही रूहानी ने।
बस वो दोनों अब एहसास को महसूस कर रहे थे जो इस वक्त उन दोनों के दिल को गुदगुदा रहा था। रूहानी भी अपने हसीन ख्वाबों में खोई हुई थी, बिना ये सोचे कि उसकी ज़िंदगी में निष्कर्ष नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट भी करता है। और एहसास भी सोच रहा था कि जल्दी से निष्कर्ष का निपटारा करके वो रूहानी से शादी करेगा और फिर उसे पूरी तरह से अपना बनाएगा। क्या ही वो खूबसूरत नज़ारा होगा जब रूहानी एक दुल्हन के श्रृंगार में उसके सामने होगी। उसके हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ और खूबसूरत कंगन, पैरों में मोटी मोटी पायल, आंखों में काला काजल, एकदम पिंक पिंक गाल, होठों पर लिपस्टिक और मांग में भरा हुआ सिंदूर। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी लंबी सी स्माइल थी। कुछ देर बाद मुस्कान वहाँ पर आई और एहसास और रूहानी की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों को मॉम अंदर बुला रही हैं, डिनर का वक्त हो गया है। उसके बुलाने पर रूहानी तुरंत ऊपर की तरफ उठने लगी, लेकिन एहसास ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और फिर मुस्कान की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ, हम दोनों आते हैं। रूहानी की हार्ट बीट स्किप होने लगी। वो एहसास की तरफ देख रही थी और उसका हाथ अभी भी एहसास के हाथ में था। मुस्कान के जाने के बाद वो एहसास की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, आपने मुझे रोक क्यों लिया? अंदर चलिए ना, वैसे भी यहाँ पर मच्छर होने लगे हैं, आप बीमार हो जाएंगे। ये बोलते बोलते वो एकदम से रुक गई जब एहसास ने अपनी बाहों को उसकी पीठ पर लपेट दिया और अपना चेहरा बिल्कुल उसके पेट से लगा दिया। रूहानी की हार्ट बीट अब तो सच में रुक गई थी। एहसास उसके पेट से यूं ही लगा रहा। उसकी गर्म सांसें रूहानी को अपने पेट पर महसूस हो रही थी। एहसास बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, मुझे अपने सारे ख्वाब पूरे करने हैं रूह, तुम्हारे साथ मुझे वो सारे ख्वाब पूरे करने हैं जो शायद मैंने कभी देखे भी नहीं, लेकिन अब मैं उन्हें देखना भी चाहता हूँ और उन्हें पूरा भी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ रूह, और भी इंतहा प्यार करना चाहता हूँ। उसकी बातों ने रूहानी की सांसों को भी गहरा करना शुरू कर दिया था। एहसास अब बिल्कुल खामोश हुआ और उसने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया। रूहानी बेहद प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर भी एक तड़प नज़र आ रही थी और अब एहसास पूरी तरह से ऊपर उठा और फिर उसने रूहानी को कंधों से पकड़ लिया। रूहानी के लब बुरी तरह से फड़फड़ा रहे थे। एहसास ने उसे नीचे की तरफ लिटाना शुरू किया तो रूहानी भी चुपचाप नीचे की तरफ लेट गई और अब एहसास पूरी तरह से उस पर झुका और उसे बड़े ही प्यार से चूमने लगा। रूहानी बस उसके किस को खुद पर महसूस कर रही थी और अब जब एहसास ने उसे थोड़ा डीप करना शुरू किया तो उसने भी एहसास को रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। उसकी बाहें खुद ब खुद एहसास की गर्दन से लिपट गई थी। एहसास ने कुछ देर बाद अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और फिर बड़े ही प्यार से उसका माथा चूमकर बोला, अब चलते हैं अंदर, बाकी का खाना खाने के बाद। रूहानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। शर्म से वो एकदम लाल हो चुकी थी और अब एहसास उसका हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ उठा। रूहानी झट से बोली, प्लीज़ गोद में मत उठाइएगा एहसास। एहसास हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ओके। ये बोलकर वो उसका हाथ अपने हाथ में कसकर थामते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। एहसास अपने प्यार से रूहानी के दिल में अपनी जगह तो बना लिया है, लेकिन क्या निष्कर्ष के आने पर भी एहसास के लिए रूहानी के दिल में ये फीलिंग रहेगी या फिर वो निष्कर्ष की तरफ झुक जाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए कल का पार्ट। कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होती जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहानी को पसंद कर रहे हैं। बस आप लोग लाइक और कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हैं, जिससे कि व्यूज़ इंक्रीज़ ही बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं कहानी को काट पीट कर जल्दी ख़त्म कर दूंगी। नहीं तो थोड़ा सा आप लोग भी कम से कम कहानी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित तो कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, तभी तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। एक लाइक और कमेंट करने में कितना समय लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।